अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी कि जी प्रोटीन्स की सिग्नलिंग वाया फॉस्फोलिपिड्स एंड कैल्शियम इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स। इस लेक्चर के अंदर हम लोग जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो है जी सबसे पहले कि फॉस्फोलिपिड्स का क्या स्ट्रक्चर है और वो किस तरीके से सिग्नलिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। IP3 DAG पाथवे जो है इसको हम लोग कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करेंगे। देन इसके बाद हम लोग कैल्शियम का रोल देखेंगे कि कैल्शियम किस तरीके से एक इंटरमीडिएट या सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पर यूज़ हो रहे हैं हमारे सेल्स के अंदर। और कैल्शियम कैलमेडोलिन डिपेंडेंट जो प्रोटीन काइनेजेस हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं अपने फंक्शंस को। सो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास सबसे पहले हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं जी कि इस फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर किस तरह से है। यहाँ पर आप लोगों को एक मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है जिसको हम लोग कहते हैं जी कि PI45 बाईफॉस्फेट। इस मॉलिक्यूल के अगर आप स्ट्रक्चर को गौर से देखो तो इसके पास जो है वो दो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। इसी तरह से एक साइटोसोलिक डोमेन है जो कि साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही है। अब इसी तरीके से जो है ना वो यहाँ पर अगर हम लोग गौर से देखें तो ये जो इसकी साइटोसोलिक डोमेन है इसमें शुगर मॉलिक्यूल है और देन हमारे पास 3 फॉस्फेट के ग्रुप इसके साथ अटैच हैं। सो अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ये नेगेटिव चार्ज रख रहा है या हाइड्रोफिलिक हम लोग इसे कह सकते हैं और ये सॉल्युबल है साइटोप्लाज्म के अंदर। जबकि ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास ये मेम्ब्रेन के साथ एम्बेडेड है और ये बाद में भी एम्बेडेड रहेगा। बात से मुराद ये है कि जो हमारे पास फास्फोलाइपेज सी एक एंजाइम हमें रिक्वायर्ड होता है जो इन दोनों को दरमियान से जो है वो ब्रेक कर देता है और दो मॉलिक्यूल्स के अंदर डिवाइड कर देता है जिसको हम लोग कहते हैं डाइएसाइल ग्लिसरॉल। और देन हमारे पास आता है इनएसीटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट जिसको हम लोग IP3 का नाम भी देते हैं। और आफ्टर क्लीवेज ये दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सेपरेट सिग्नलिंग पाथवे को जो है वो स्टार्ट करते हैं और परफॉर्म करते हैं। ये साइटोसोल में डिसॉल्व होकर जो है वो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड कर जाएगा और ये जो है स्टिल इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहेगा और ये इस मेम्ब्रेन के अंदर ही फ्लोट करता रहेगा क्योंकि इसके पास ये जो दो डोमेन्स हैं ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। सो ये इस DAG को इसको हम लोग DAG भी कहते हैं और ये इस DAG को जो है वो इस मेम्ब्रेन से अलहदा नहीं होने देगा। सो ये है हमारे पास IP3 का पाथवे। इस IP3 के पाथवे को शुरू से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कोई एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल आएगा वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है वो जी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेंगे। अब इसमें एक चीज नोट करने वाली है, जो जी प्रोटीन्स IP3 DAG पाथवे को इनिशिएट करती हैं वो जी प्रोटीन GS नहीं होती बल्कि वो GQ होती हैं। इससे पहले लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जी प्रोटीन्स की दो टाइप्स पढ़ी थी, GI GS, और अब हम लोग उसकी तीसरी टाइप को डिस्कस कर रहे हैं जी GQ प्रोटीन्स। सो ये GQ प्रोटीन्स के अल्फा सब यूनिट को एक्टिवेट करेगा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर और ये अल्फा सब यूनिट जो है ना वो इन रिटर्न एक्टिवेट कर देगा फास्फोलाइपेज सी को। अब फास्फोलाइपेज सी क्या करेगा, हमारे पास PI45 बाईफॉस्फेट को जो है वो क्लीव करेगा और इसकी साइटोसोलिक डोमेन को जो है वो रिलीज कर देगा साइटोप्लाज्म में जिसको हम लोग IP3 कह रहे हैं। अब ये IP3 क्या करेगा जी, ये IP3 जो है वो फ्लोट करके जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद जो कैल्शियम आयन चैनल्स हैं, IP3 गेटेड आयन चैनल्स हैं, ये उनके साथ जाकर बाइंड करेगा। जो ही IP3 इन कैल्शियम चैनल्स के साथ बाइंड करेगा तो कैल्शियम जो कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के अंदर स्टोर्ड है वो एकदम से जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर उसका एफ्लेक्स होगा और साइटोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब ये कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन क्या करेगी जी कि ये इस खास किस्म के जो है ना वो काइनेज को एक्टिवेट करेगी। इसको हम लोग फास्फोकाइनेज सी का नाम देते हैं। सी का नाम हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये कैल्शियम से एक्टिवेट हो रहा है। सो फास्फोकाइनेज सी की जो ही एक्टिवेशन होगी तो ये कैल्शियम इस फास्फोकाइनेज सी को जो है वो फोर्स करेगी कि ये मेम्ब्रेन की तरफ मूव करे। जब ये मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेगा तो डाइएसाइल ग्लिसरॉल जो है वो उसके साथ जाके ये बाइंड करेगा और जब ये एक कम्प्लेक्स बन जाएगा फास्फोकाइनेज सी का तब जाके ये फास्फोकाइनेज सी कंप्लीटली एक्टिवेट होगा और देन ये अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग जो है वो परफॉर्म कर पाएगा। अब ऑब्वियसली ये काइनेज है तो ये काइनेज जो है वो डिफरेंट एंजाइम्स को या इंटरमीडिएट प्रोटीन्स को जो है वो फास्फोरिलेट करता रहेगा।
अगर हम लोग इस पूरे ओवरऑल पाथवे को देखें तो ये काफ़ी हद तक जो है ना वो सिमिलर लग रहा है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने साइक्लिक एएमपी को इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल के हवाले से डिस्कशन की थी। वहाँ पर साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, यहाँ पर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सेप्ट दैट के इसके ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हैं सारे के सारे। इसमें जो काइनेज का भी डिफरेंस है वो ये है कि उसमें प्रोटीन काइनेज ए हम लोग यूज़ कर रहे थे, इसमें हम लोग प्रोटीन काइनेज सी को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। IP3 DAG पाथवे ये उसी की सारी जो है वो बुलेट पॉइंट्स हैं। अब ये डाइसाइल ग्लिसरॉल जो कि हमारे पास ये बात मैंने बता दी कि डाइसाइल ग्लिसरॉल जब इसमें से ब्रेक डाउन करता है तो ये अगेन फ्लोट करता है और ये वेट करता है यहाँ पर मेम्ब्रेन के साथ कि फास्फोकाइनेज सी इसके साथ आकर अटैच हो और देन ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड फॉर्म में जो है वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। डाइसाइल ग्लिसरॉल जो है इसकी फर्दर ब्रेकडाउन भी होती है आफ्टर सम टाइम जब वो फास्फोकाइनेज सी को जो है वो एक्टिवेट करवा चुका होता है और देन इस सिग्नल को ड्रॉप किया जाता है, स्टॉप किया जाता है, तो जो डाइसाइल ग्लिसरॉल है इसकी ब्रेकडाउन करवाई जाती है और इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय स्प्लिटिंग एराकिडोनिक एसिड के अंदर। और ये एराकिडोनिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर हमारे सेल्स के अंदर इकोसानाइड्स को बनाने में हेल्प आउट कर रहा है। और ऑब्वियसली आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि इकोसानाइड्स जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के जो है वो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स हैं और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर पेन और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को इनिशिएट करते हैं। तो इसलिए बहुत सी हमारी ड्रग्स जो हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं लाइक एस्प्रिन, आइब्यूप्रोफेन और क्रोटोसोन ये हमारे पास जो है इन्हीं प्रोस्टाग्लैंडिन इन्हीं जो डाइसाइल ग्लिसरॉल्स के और इकोसानाइड्स की फॉर्मेशन के सिंथेसिस के इनहिबिटरी कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि कैल्शियम किस तरह से फंक्शन कर रहा है इंट्रासेलुलर सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे। कैल्शियम जो है हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये सिर्फ मसल और न्यूरल सेल्स के अंदर ही इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है, ये बल्कि नंबर ऑफ अदर सेल्स जो हैं वो भी कैल्शियम को एज ए यूज़ करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पर। हमारे जो साइटोप्लाज्म है सेल की उसमें कैल्शियम की कंसंट्रेशन काफ़ी लो होती है, 10⁻⁷ मोलर होती है, जबकि जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें 10⁻³ होते हैं, विच इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू साइटोसोलिक कैल्शियम कंसंट्रेशन। इसी तरीके से जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमन है, ठीक है, उसके अंदर भी कैल्शियम की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू साइटोसोल। सो अगर हम लोग देखें तो एक जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का एक ग्रेडियंट बन रहा है सेल से बाहर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर और साइटोप्लाज्म के दरमियान। तो ये साइटोप्लाज्म एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर सेल की कंसंट्रेशन कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन लो है, जबकि सेल के बाहर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इसकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। सो हम लोग जो है ना वो जब भी कैल्शियम आयन्स के चैनल्स ओपन होते हैं तो वो इंतहाई स्पीड के साथ कैल्शियम आयन जो है वो साइटोसोल के अंदर एंटर होता है और वो तकरीबन 10 to 24 जो है वो कैल्शियम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। अब ऑब्वियसली हम लोगों ने जो है वो ये बात पढ़ी है कि जो भी सिग्नल स्टार्ट किया जाता है उसको हम लोगों ने स्टॉप भी करना है। कैल्शियम की मेम्ब्रेन की अब एक्स्ट्रा सेलुलर जो सिग्नल्स हैं कैल्शियम के, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग जो कि कैल्शियम को के इन्फ्लक्स को पॉसिबल बनाती है, उसमें हमारे पास मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन के सिग्नल्स आ जाते हैं जो कि हम लोग फेस करते हैं किसी भी मसल की एक्टिवेशन के दौरान या किसी भी जो न्यूरल सिग्नल्स हैं एक्सॉन्स की एक्टिवेशन के दौरान जो है वो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। इसी तरीके से जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स से भी कैल्शियम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैल्शियम जो है वो रिलीज होता है, जो कि हम लोगों ने लास्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस किया कि IP3 DAG जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैल्शियम को जो है वो रिलीज कर रहा है साइटोप्लाज्म में। इसी तरीके से एक और हमारे पास हमारे सेल्स के अंदर स्पेशल काइंड के रिसेप्टर्स होते हैं, रेनोडाइन रिसेप्टर्स। ये नाम दिया गया है, एक रेनोडाइन कंपाउंड है, फाइटोकेमिकल है, जो कि एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है और वो इसके साथ आके बाइंड करने की एबिलिटी रखता है। इसी तरीके से ये रेनोडाइन रिसेप्टर्स जो हैं वो भी कैल्शियम आयन को रिलीज करते हैं फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द साइटोप्लाज्म। हमारी बॉडी के अंदर, जिस तरह मैंने पहले बात की कि कोई भी सिग्नल अगर स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, तो उसको हम लोगों ने स्टॉप करना है। कैल्शियम पंप्स जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, जो कि एटीपी को यूटिलाइज करते हुए साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम को वापस जो है वो सेल से बाहर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, ताकि सेल के नॉर्मल कैल्शियम कंसंट्रेशन को जो है मेंटेन किया जा सके।
अच्छा जी, मसल्स और न्यूरल सेल्स के अंदर जो कुछ एडिशनल कैल्शियम के ट्रांसपोर्टर्स भी होते हैं जो कि सोडियम ड्रिवन होते हैं, यानी कि को ट्रांसपोर्टर के तौर पे यूज़ होते हैं, जिसमें सोडियम का इन्फ्लक्स किया जाता है और कैल्शियम का एफ्लक्स किया जाता है। सो कैल्शियम जो है वो हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू भी चलती है। लाइक अगर IP3 रिसेप्टर्स या रेनोडाइन रिसेप्टर्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किसी एक खास स्पेसिफिक रीजन को एक्टिवेट करते हैं, तो कैल्शियम का एफ्लक्स उस चैनल से होगा। जब कैल्शियम का एफ्लक्स उस पर्टिकुलर चैनल से होगा, तो ये कैल्शियम आयंस जो हैं वो अपने नेबरिंग कैल्शियम चैनल्स को खुद ब खुद एक्टिवेट करते चले जाएँगे। ऑटो इस इसको हम लोग जो है ना वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के तौर पे कहते हैं, और एज़ अ रिज़ल्ट क्या होगा कि साइटोप्लाज़्म के अंदर जो है ना वो एक अच्छी खासी कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। और चूँकि ये कैल्शियम जो है वो साइड बाय साइड एक वेवी नेचर में चलेंगे, सो एक रीजेनरेटिव वेव की फॉर्म में कैल्शियम आयन जो है वो मूव करते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ मेम्ब्रेन। अब वो मेम्ब्रेन जो है वो अ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बेसिस के ऊपर भी हो सकती है, और देन इसी तरीके से हम लोगों ने जब एक्शन पोटेंशियल को डिस्कस किया था न्यूरल सेल्स के अंदर, तो उसमें भी इसी तरीके से जो है वो एक वेवी नेचर जो है वो नर्व इम्पल्स की चलती है, बिल्कुल एक्सॉन्स में चलने वाली एक्शन पोटेंशियल की तरह। अब IP3 रिसेप्टर्स और एनोडाइन रिसेप्टर्स जो हैं, ये इनहिबिट हो जाते हैं अगर ये काफ़ी देर तक हाई कैल्शियम कंसंट्रेशन से एक्सपोज़ रहें। यानी कि ये खुद ब खुद अपने आप को जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू जो है वो इनहिबिट कर लेते हैं, जिससे ये कैल्शियम का एफ्लक्स जो है वो रुक जाता है, ठीक है? ये हाई कंसंट्रेशन जब इन्होंने फेस किया, तो ये दोनों जो हैं वो इनहिबिट हो गए हैं, ठीक है? इसी तरीके से अब ये मज़ीद जो है वो कैल्शियम को एफ्लक्स नहीं करवा रहे, अब आगे वाले जो हैं वो एक्सपोज़ करवा रहे हैं। और अगेन कैल्शियम पंप्स हमेशा से यहाँ पर सेल में मौजूद रहेंगे, ताकि वो क्या कर सकें, वो इंक्रीज्ड कैल्शियम आयन को जो है वो इस साइटोप्लाज्म से बाहर की तरफ ले जाएँ। चाहे वो सेल से बाहर लेके जाएँ, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है उसको लेकर आएँ। सो इस तरह से इस कैल्शियम मेडिएटेड जो पाथवे है, जो सिग्नलिंग पाथवे है, उसको हम लोग इनहिबिट कर देते हैं, उसको हम लोग जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है जी, कैल्शियम कैलमाडोलिन। कैल्शियम कैलमाडोलिन क्या है? एक ऐसी प्रोटीन है जो कि मोस्टली 1% टोटल सेल की जो प्रोटीन का मास है उसको कवर करती है। सो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोटीन हो सकती है। ये मल्टीपर्पज़ इंट्रासेलुलर कैल्शियम रिसेप्टर के तौर पे वर्क करती है। यानी कि ये कैल्शियम सेल की जो साइटोप्लाज्म है उसमें जब कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो ये कैलमाडोलिन जो है उसके साथ रिसेप्टर्स, ये कैल्शियम आयन्स जो हैं वो आकर बाइंड करते हैं, और देन ये कैलमाडोलिन अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। और अगेन ये एक मल्टीपर्पज़ है। इसके अगर हम लोग स्ट्रक्चर को डिस्कस करें ना, तो ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसमें हमारे पास जो है ना वो 4 ऐसी साइट्स हैं जो कि कैल्शियम को बाइंड करवाती हैं। कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स को जो है वो अपने साथ अटैच करती हैं। जो ही ये कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच करती हैं, तो ये जो डंबेल शेप्ड एक प्रोटीन है, ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लेती है और जाकर ये बाइंड करती है अपनी टारगेट प्रोटीन के साथ। लाइक ये रेड वाली जो आपको नज़र आ रही है, ये वो पॉलीपेप्टाइड चेन है किसी भी टारगेट प्रोटीन्स को, और ये कैल्शियम आयन जो है वो उसके साथ इस तरीके से फोल्डेड मैनर्स में कैल्शियम कैलमाडोलिन जो है वो इस प्रोटीन के साथ जाके बाइंड कर जाती है। ये फ़ॉस्फ़ोकाइनेज़ ए के साथ का जो एनालॉग था, जिस तरह फ़ॉस्फ़ोकाइनेज़ ए जो है वो साइक्लिक एएमपी से एक्टिवेट हो जाता था, बिल्कुल वैसे ही जो है ना हमारे पास कैल्शियम कैलमाडोलिन भी जो है वो कैल्शियम से एक्टिवेट होता है। लेकिन इसमें और फ़ॉस्फ़ोकाइनेज़ ए के अंदर डिफ़रेंस क्या है कि फ़ॉस्फ़ोकाइनेज़ एक काइनेज़ था, वो खुद एंजाइमेटिक एक्टिविटी रखता था, जबकि इसके पास अपनी कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं है। हाँ, ये किसी दूसरे काइनेज़ के साथ जाके बाइंड कर सकती है, जैसे हम लोगों ने पीछे देखा कि फ़ॉस्फ़ोकाइनेज़ सी के साथ जी जाकर बाइंड कर सकती थी। सो वहाँ पर जाके जो है ये उसकी एक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं। इट रेगुलेट्स एंजाइम्स एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ये मेजरली बहुत से दूसरे पर फंक्शन भी परफॉर्म करती है, लेकिन मेजरली जो है ना ये ऐसे एंजाइम्स या ऐसे प्रोटीन्स को, चैनल्स को एक्टिवेट करती है जो कि कैल्शियम आयंस को जो है ना या प्रोटीन्स को जो है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकें एक जगह से दूसरी जगह। जैसे ये एक्टिवेट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसोसिएटेड कैल्शियम पंप्स को, ताकि जो साइटोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयंस हैं उसकी कंसंट्रेशन को जो है वो रिड्यूस किया जा सके। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम बात करते हैं कैल्शियम कैलमाडोलिन मेडिएटेड प्रोटीन काइनेसिस।
ये जो हमारे पास कैलमाइडोलिन काइनेज़ेज़ हैं, ये मोस्टली ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स या ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर्स भी हो सकती हैं, लाइक क्रेब प्रोटीन, जैसे हम लोगों ने साइक्लिक एएमपी के केस में पढ़ा था, जो कि जीन की रेगुलेशन को इनिशिएट कर देते हैं, जो जीन को रेगुलेट कर देते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्टडी होने वाला कैल्शियम कैलमाइडोलिन डिपेंडेंट काइनेज है, वो है जी कैम काइनेज 2। 2% हमारे ब्रेन सेल के अंदर ये मेजरली पाया जाता है, एनिमल सेल्स में, एनिमल्स के ब्रेन सेल्स के अंदर ये मेजरली पाया जाता है, और तकरीबन 2% जो है वो टोटल प्रोटीन मास को कवर कर रहा है। इसकी हाई कंसंट्रेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है साइनेप्सिस के रीजन के ऊपर। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। 12 copies enzymes are assembled into a stack pair of rings with kinase domains on the outside linked to a central hub। यहाँ पे पहले इसकी हम लोग शेप को देख लेते हैं कि ये इस तरह से इस शेप में हमारे पास होता है। इसमें आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये इसका एक ब्लू कलर में जो है ना वो सेंट्रल हब है, और जबकि ये जो ग्रीन कलर में हमें नज़र आ रहे हैं ये वो काइनेज डोमेन है। ये पूरे का पूरा एक काइनेज है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सेंट्रल हब एक रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जबकि ये जो ग्रीन डोमेन्स हैं ये काइनेज एक्टिविटी रखते हैं, ये फास्फोराइलेट करने की, दूसरे को फास्फोराइलेट करने की एक्टिविटी रखते हैं। जबकि इसके साथ ये जो आपको एक थ्रेड सा नज़र आ रहा है ये उसकी रेगुलेटरी प्रोटीन है, ये रेगुलेटरी डोमेन है। ये जो डोमेन है ये एक्चुअली इस काइनेज की डोमेन को इस हब से बाहर निकालती है, और जो ही ये बाहर निकालती है तो ये एक्टिव हो जाती है। सो इसकी ही बात करते हैं हम लोग कि प्रोसेस होता किस तरह से है कि ये कैलमाइडोलिन हमारे पास सेल से एक्टिवेटेड फॉर्म में आता है। ऑब्वियसली कैलमाइडोलिन अपने साथ कैल्शियम आयंस जो है वो बाउंडेड फॉर्म में लेकर आ रहा है। ये कैलमाइडोलिन आकर इसकी रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ, रेगुलेटरी साइट के साथ जाकर बाइंड करता है। जब ये रेगुलेटरी साइट के साथ बाइंड करता है तो ये काइनेज डोमेन इस सेंट्रल हब से बाहर की तरफ निकलती है, और बाहर निकलने के बाद जो है वो एक्टिवेट फॉर्म में हो जाती है। अब एक्टिवेट होने की वजह से के बाद इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग कहते हैं ऑटो फॉस्फोराइलेशन, यानी कि ये जो डोमेन है काइनेज डोमेन, ये खुद से अपनी दूसरी डोमेन्स को जो है ना वो फॉस्फोराइलेट कर देती है। अगर कैल्शियम कैलमाइडोलिन आ जाए तो गुड, वो डोमेन ऑटोमेटिकली जो है वो फास्फोरिलेट हो जाएगी। लेकिन अगर वो कैलमाइडोलिन नहीं भी हो तो अगर एक बार ये कैलमाइडोलिन से एक्टिवेट हो चुकी है तो ये बार बार दोबारा से खुद को जो है ना अपनी दूसरी डोमेन्स को एक्टिवेट करने की एबिलिटी रखते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑटो फॉस्फोरिलेशन। इसका फायदा ये होता है सेल को कि सेल के साइटोप्लाज्म में अगर कैल्शियम ड्रॉप भी कर गया है, कैलमाइडोलिन इनएक्टिवेट भी हो गया है, तब भी ये काइनेज जो है वो खुद को एक्टिवेट फॉर्म में रखता है, और ये जिसकी वजह से जो सिग्नल जो बाहर से आया था वो बड़े ही प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक जो है वो सरवाइव करता है सेल की अंदर। अब ये तब तक एक्टिवेट रहेगा जब तक ये किसी प्रोटीन फॉस्फेटेज से एक्सपोज ना हो जाए। फॉस्फेटेज ऑब्वियसली फॉस्फेट को रिमूव करती है। सो जब भी ये काइनेज, ये एक्टिवेटेड काइनेज किसी फॉस्फेटेज के पास आएगा तो ये फॉस्फेटेज उससे तमाम के तमाम फॉस्फेट ग्रुप्स को रिमूव कर देगा और उसको कम्प्लीटली जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में ले आएगा। फिर ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी जब तक नेक्स्ट जो है वो कोई सिग्नल कैल्शियम कैलमाडोलिन बेस्ड नहीं आता। सो इस तरह से ना ये एक किस्म का मॉलिक्यूलर मेमोरी डिवाइस के तौर पे भी जाना जाते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड कर लेते हैं कि सेल के अंदर इससे पहले जो है वो एक कैल्शियम का सिग्नल आ चुका है, क्योंकि कैल्शियम का सिग्नल अगर आ जाएगा तो ये एक पर लंबे अरसे तक जो है ना वो एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेंगे और सरवाइव करते रहेंगे। सो ये एक तरह का जो है ना वो सेल्स के मेमोरी डिवाइसेस हैं। बहुत से माइसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के इन कैलमाइडोलिन डिपेंडेंट काइनेजेस को रिमूव किया और इफेक्ट चेक किया कि वो माइसिस जो हैं वो डिफरेंट चीज़ों को याद रख सकते हैं कि नहीं, और वो इस चीज़ में फेल हो गए, वो चीज़ों चीज़ों को याद नहीं रख पाए। सो ये है हमारे पास डिफरेंट पाथवेज, जिसमें हम लोगों ने IP3DAG पाथवे को डिस्कस किया। हम लोगों ने कैल्शियम का रोल देखा कि कैल्शियम किस तरह से सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे वर्क कर रहा है। कैलमाइडोलिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन के तौर पे हम लोगों ने डिस्कशन की। इनसे रिलेटेड किसी भी चीज़ की समझ नहीं आएगी अगर आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट करें, और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।